हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 12 का जीके, हिंदी और कुछ इंग्लिश रहता है, कुछ साइंस, उसका शॉर्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक को धीरे धीरे हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इधर तो मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन का वीडियो हम एक अलग वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इसका पहले से हम वीडियो बना रखे हैं। इसमें 10 मैथ है, 10 मैथ का सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है? पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से संबंधित है। पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिता किस वैदिक संहिता से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है, सामवेद से। तो अगर बात कर लेते हैं कुछ और वेद का, तो जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के जो अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं वो कौन कौन है? जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं, ऐत्रेय एवं कौस्तिकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के संदर्भ में आता है, ऐत्रेय एवं कौस्तिकी। और बात कर लेते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो कि बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। और बात कर लेते हैं एक और है अथर्ववेद। अथर्ववेद जैसे गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद के संदर्भ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव भाऊ राव। सदाशिव राव भाव ये था। और इसके साथ एक और इन्हीं का भाई था, जो कि दोनों के नेतृत्व में जो है अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इन दोनों ने नेतृत्व में अपने वीरगति को प्राप्त कर गए थे दोनों। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों का हार हुआ था, और यहाँ से मराठों का अंत होना शुरू हो गया था। अगर बात कर लेते हैं इसका कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इसका डेट भी आप लोग को याद करना है, 14 जनवरी 1761। पहला युद्ध हुआ था 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। और अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊराव के नेतृत्व में मराठों को परास्त किया था, तो बात बता दी है। और मराठों का एक खास बात, जो मराठों का जो तोप की टुकड़ी था, जिससे तोप चला जाता, उसके प्रमुख का नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी ये भी जो एसआई का एग्जाम में है, जैसे कुछ दिन पहले एक एग्जाम आया था बिहार एक्साइज, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इब्राहिम गारदी का। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रकाशित किया गया, काशीराज पंडित के शब्दों में। चलिए ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलकर। होलकरों ने, इंदौर के जो होलकरों थे वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। और सहायक संधि की अगर बात कर लेते हैं, सहायक संधि जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए जो है भारत के जो नरेश जैसे कि जो राजाओं थे उनको सहायता देने तथा बदले में धन लेने की शुरुआत की गई थी। सहायक संधि का अर्थ यही था कि जितने भी राजाओं थे उसको सहायता देना और उससे कर यानी धन वसूल करना, एक प्रकार का कर ही हो गया। तो इसका अर्थ यही है सहायक संधि। तो कौन ऐसा नरेश था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो वो इंदौर के जो होलकर समाज के, होलकर के जो राजा थे, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और एक बात कर लेते हैं, जैसे कि ये सहायक संधि, तो सहायक संधि का जो प्रयोग हुआ था उसकी शुरुआत जो हुई थी वो गवर्नर डुप्ले
के शासन में हुई थी, लेकिन सहायक संधि का जो स्वीकार करने वाला राज था, जिस समय सब स्वीकार कर लिया था, उस समय चेंज हो गया था। उस समय लॉर्ड वेलेजली आ गए थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। और एक बात और यहाँ पे एक बात जान लेते हैं हम लोग, जैसे कौन कौन से सहायक संधि को स्वीकार किए थे, कौन कौन से देसी रियासत थे जो, जैसे हैदराबाद, ये सब जो क्या था, देसी रियासत था। और ये होलकर भी क्या था, देसी रियासत। सहायक संधि इन्हीं के शासकों और राजाओं के ही मतलब कि रिलेट में सहायक संधि को स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। तो जैसे कौन कौन से ये देसी रियासत थे, तो जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, पेशवा, अवध, बरार के भोसले, उसके बाद सिंधिया, जोधपुर, जयपुर। और भी कुछ जान लेते हैं, जैसे मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। इसमें से इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर भी है, अवध, पेशवा, एक बरार का भोसले, ये भी पूछता है, सिंधिया, जोधपुर। ये मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर, वैसे ये सब अभी तक तो हम देखे नहीं है कोई एग्जाम में, हो सकता है आगे वाला एग्जाम में पूछ दे, फिर भी आप लोग को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन ज्यादा रिलेट करने वाला है उसको थोड़ा सा ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, और जो क्वेश्चन स्किप करने वाला रहेगा उसको स्किप करके निकलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? किसने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। और अगर बात कर लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त, तो इस ये 1819 में इसका प्रतिवेदन किया गया था। और ये सब ये स्टार्ट मतलब कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था 1822 को। प्रस्ताव दिया गया था 1819 को, और कानूनी रूप से महालवाड़ी व्यवस्था या को महालवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त प्रणाली को कब लागू कर दिया गया था कानूनी रूप से? 1822 को। और महालवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था? जैसे मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है, संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी है, यूपी में आगरा है वहाँ, और फिर पंजाब में भी लागू की गई थी। और इस व्यवस्था के जो अंतर्गत है वो पूरे भारत के 30% भूमि में जो है महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1822 में इसको कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला में। केरला के त्रावणकोर, केरला को पहले त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। तो एक वहाँ जगह भी है त्रावणकोर, ठीक है, केरला में ही है। तो वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है त्रावणकोर में किया गया था। बात कर लेते हैं वेलुपंथी का विद्रोह जो है वो वेलुपंथी का विद्रोह अंग्रेजी शासकों द्वारा जो है सहायक संधि करने के विवश करने के लिए प्रत्युत्तर में किया गया था। वेलुपंथी का विद्रोह जो था वो सहायक संधि से ही रिलेटेड था। अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो सहायक संधि को मतलब मनाने के विवश में जो वो वेलुपंथी का विद्रोह किया गया था उसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी और वो लौटा दिए थे। साथ ही साथ
इनके साथ जो शंकर नारायण थे, शंकर नारायण नहीं, शंकर नायर जो थे, वो वायसराय के पद पे थे और वो वायसराय पद को त्याग दे दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं तो गांधी जी जो थे, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस किए थे। उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, कैसरे हिंद की उपाधि उसमें उन्होंने लौटा दिए थे गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? विद्या को प्रश्रय देने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ये पाल वंश के शासक थे, अच्छा महान शासक के रूप में जाने जाते हैं धर्मपाल। और पाल वंश की अगर बात कर लेते हैं तो इसके संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की था? गोपाल। कुछ और जान लेते हैं, जैसे धर्मपाल को उत्तरापद स्वामीन की उपाधि भी मिली थी। उत्तरापद स्वामीन की उपाधि के नाम से नवाजा गया था धर्मपाल को। बात कर लेते हैं देवपाल के बारे में जान कर लेते हैं। जैसे पाल के शासक जो देवपाल थे, जवा के शासक जवा के शासक बालपुत्र देव के जो अनुरोध पे नालंदा का एक विहार का देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे, देवपाल दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और हाँ, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए कमेंट करते रहते हैं और मैसेजेस करते रहते हैं, तो बता देते हैं पीडीएफ उनको मिलेगा। पीडीएफ मैथ वाला जो वीडियो हम बना रखे हैं, मैथ का सॉल्यूशन, उसमें देखिएगा, आपको पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जब आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा, ठीक है? उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी? नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंशु वर्मन। अंशु वर्मन ने नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव रखी थी। बात कर लेते हैं इसका एक दुर्लभवर्धन जो है वो कारकोट वंश की, कश्मीर में कारकोट वंश की जो है स्थापना दुर्लभवर्धन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की? किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स फूरियर के द्वारा जो है द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मुक्ति योजना को स्टार्ट किया गया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसे न्यूटन के तर्ज पर जो है आकर्षक श्रम का सिद्धांत दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया था जो काम जिसे पसंद होगा उसे वही सौंपा जाएगा। आकर्षक श्रम सिद्धांत का यही बात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है, नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट हेलेना द्वीप में इसको निर्वासित किया गया था नेपोलियन को, जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। और फिर नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी 1821 में, वही हेलेना द्वीप पर इसकी मृत्यु हो गई थी। बात कर लेते हैं, नेपोलियन ने फ्रांस के शासन की बागडोर जो है 1799 में अपने हाथों में ले लिया था। फिर वाटरलू के युद्ध में ये पराजित होकर के इसको निर्वासित कर दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप में, जहां उसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का था, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं किस जिले में? किस जिले में जो है बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर।
मुंगेर में मिले हैं। बात कर लेते हैं मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो है अभी से 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के युग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18%। 18% कार्बन की मात्रा होती है सामान्य मानव के शरीर में। जैसे मानव के शरीर में और तत्वों का मात्रा होता है, जैसे कार्बन की तो 18% हो गई। ऑक्सीजन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में सामान्य शरीर में 65% की मात्रा होती है। और बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन 10%। फिर नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। और भी बाकी जो तत्व पाए जाते हैं शरीर में वो 1% करके ही पाया जाता है, 1% या उससे कम। चलिए तो उतना हम लोग को याद नहीं रखना है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब के बारे में जानकारी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक बात और यहाँ जान लेते हैं, बंधनों का टूटना जो है उष्माशोषी लेकिन निर्माण करना उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक जो है किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। और वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है उसे क्या कहते हैं? अवकारक। ये अवकारक की अगर बात कर लेते हैं तो ये दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है, जबकि ऑक्सीकारक दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे कॉपर पाइराइट, गैलेना, सिल्वर ग्लास, जिंक ब्लेड इत्यादि। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा कॉपर पाइराइट, एक बार फिर से बोलते हैं, कॉपर पाइराइट, गैलेना, सिल्वर ग्लास, जिंक ब्लेड JNS होता है, कॉपर पाइराइट CuFeS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और इसे लौह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ क्या हो अमलगम नहीं बनाता है। और पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेबार। और थर्मामीटर में क्या चीज का उपयोग करते हैं हम लोग? पारा का। जैसे हम लोग को फीवर लगता है तो थर्मामीटर होता है ना, उसमें हम लोग जो वो टेम्परेचर देखते हैं वो पारा के अकॉर्डिंग देखते हैं, पारा उसमें ब्लिंक करते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइड बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके ये सोडामाइड बनाता है। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट से। तो जैसे सोडियम एल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम एल्कासाइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस की मुक्त होती है।
उसके बाद है द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइरॉल। पाइरॉल जो है चक्रीय यौगिक का उदाहरण है, विषम चक्रीय का। और बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे पाइरॉल हो गया, पाइरॉल के साथ साथ फ्यूरॉन, थायोफेन, पिराडीन आदि जो है विषम चक्रीय यौगिक है। बात कर लेते हैं विषम चक्रीय यौगिक के। तो विषम चक्रीय यौगिक की जो बंध श्रृंखला कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं से भी सिल्वर परमाणुओं से भी मिलकर बनाई जाती है, बनी होती है। बात कर लेते हैं ये एक क्या है? चक्रीय यौगिक जो केवल कार्बन परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं। कार्बन चक्रीय या सम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? किसे सभी एलिफैटिक यौगिकों को जन्मदाता माना जाता है? किसे सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन को जो है एलिफैटिक यौगिका का जन्मदाता माना जाता है। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे सभी एलिफैटिक यौगिकों को जो है जन्मदाता माना जाता है, किसको? मीथेन को। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु एक खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। यानी एलिफैटिक यौगिक के बारे में यहाँ विशेषता बतलाया जा रहा है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु एक खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होता है टेफ्लॉन का मोनोमर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात कर लेते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन के बनाने में होता है। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में जो है टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। वाक्य में अशुद्धि ज्ञात कीजिए। टोटल एक वाक्य है, हिंदी है, वाक्य है, इसमें अशुद्धि ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुपयुक्त संबंधी, कोई उपयुक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 32वां। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। आदिकाल की रचना जो है पृथ्वीराज रासो। अगर आदिकाल खंड की बात कर लेते हैं तो 1050 से 1375 संवत तक माना जाता है आदिकाल। भक्ति काल का संवत कितना है? 1375 से 1700 तक। रीतिकाल 1700 से 1900 और फिर आधुनिकल काल क्या है? 1900 से अब तक, यानी आधुनिक काल, आधुनिक भारत 1900 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं हिंदी भाषा। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और लिपि के बारे में तो इसका ये क्या हो जाएगा? जैसे गुरुमुखी लिपि वो पंजाबी में लिखी जाती है। अंग्रेजी में रोमन लिपि लिखी जाती है। रोमन लिपि के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, अंग्रेजी में लिखी जाती है। और बात कर ले भारतीय भाषा का जो लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मतलब पहले जैसे कि राजा महाराजा जब मतलब ये 300 ईसा पूर्व की तरफ ईसा पूर्व हो गए, उस टाइम जो है ब्राह्मी लिपि
विख्यात था। ब्राह्मी लिपि से ही क्या हुआ था? भारतीय भाषा की लिपियों का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अब बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के और भी प्रसिद्ध पत्रिका के बारे में। तो जैसे देवी स्तुति शतक, दूसरा हो गया नागरी, तीसरा सुमन, काव्य मंजूषा, देवी काव्यमाला, ये सब जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किए थे। और ये सब जो एक्स्ट्रा प्रसिद्ध पत्रिका के बारे में बताया, ये सब भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। और बात कर लेते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, लेकिन इसके पहले मतलब सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? तो संपादक थे इनके श्याम सुंदर दास थे। अब एक नया संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हरिपट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 38, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय राजधानी जो है प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है। जैसे अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है। एनसीआर में सम्मिलित जिले, एनसीआर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे खुर्जा, रोहतक और करनाल जो है, करनाल तो हो गया हरियाणा के अंतर्गत और खुर्जा हो गया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और रोहतक की बात कर लेते हैं तो रोहतक आ जाता है ये हरियाणा के एनसीआर के अंतर्गत। और बात कर लेते हैं एनसीआर के अंतर्गत और कौन कौन आते हैं? तो हरियाणा एनसीआर की तरफ आते हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम जो गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, मेवात हो गया, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, ये सब जो है हरियाणा एनसीआर के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश एनसीआर के अंतर्गत आता है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली तथा बुलंदशहर हो गया। खुर्जा भी है जो अभी कुछ ऑप्शन में दिया है। चलिए और फिर राजस्थान की तरफ आता है एक अलवर, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्या 40, निम्न में से कौन सी नदी सिकराना व तीर नदी के संगम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वो सिकराना व तीर नदी के संगम से बना हुआ है। बूढ़ी गंडक की अगर बात कर लेते हैं तो बूढ़ी गंडक जो कि सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, सिकराना व तीर के संगम से बनी है। और बात कर लेते हैं बूढ़ी गंडक जो है वो बिहार के उत्तरी साइड, उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाला नदी है। और उत्तर बिहार की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तर की ओर से उत्तरी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बूढ़ी गंडक। और ऐसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य, कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ जो है कच्चा टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। और थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे टीन का प्रयोग जो है टीन की चादर बनाने एवं सोल्डिंग के उद्योग में किया जाता है। टीन का प्रयोग टीन की चादर बनाना तथा सोल्डिंग के उद्योग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीमनी को सुरमा कहा जाता है। एंटीमनी को सुरमा कहा जाता है। अगर एंटीमनी की बात करें तो इसकी प्राप्ति जो है, इसकी प्राप्ति स्टीबनाइट नामक खनिज से बनी होती है। और बात कर लेते हैं तो इसका मुख्य उत्पादक राज्य जो है हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग। ओ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेमंतेयर जो है, जॉर्ज लेमंतेयर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए और बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडज, डॉक्टर एलन सैंडज जो कि ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर एलन सैंडज के द्वारा, दोलन सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44, वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल में जो है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश का घटना घटित होता है। आयन मंडल में लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंग दैर्घ्य जो है आवृत्ति की रेडियो तरंग के द्वारा परिवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 क्या कर रहा है? बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है वो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो सोमेश्वर श्रेणी है, ये इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो, ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 874 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार जो है ज्यादातर देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 का रहा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में जो है, गया में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति निवास करते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार जो है गया जिला में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, और वहीं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो क्या है? शिवहर है। इसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला अगर की बात करें, प्रतिशत वाला, तो वो गया हो जाएगा। तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला का है, जाति प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जाति। एक तो हो गया सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला हो गया गया, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत जाति वाला की बात की है जिला, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला की बात करते हैं तो हो जाएगा किशनगंज। मतलब किशनगंज में जो बहुत कम अनुसूचित जाति निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो जीरो लाइन कहा जाता है, जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश,
त्रिपुरा और बांग्लादेश का कहने का मतलब हुआ भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस करके सर दिए थे और कंफ्यूज करने के लिए कि त्रिपुरा और बांग्लादेश, लेकिन इसका राइट आंसर वही होगा जीरो लाइन, जो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को कहा जाता है। क्योंकि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यह भारत त्रिपुरा कुछ भी कहिए, ये दोनों का जो बीच की सीमा को रेखा है वो जीरो लाइन ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस में होता है? तो थैलेकाइड में होता है। थैलेकाइड में होता है। बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में 70S तथा यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? 70S और यूकैरियोटिक में क्या होता है? 80S। 80S जो होता है राइबोसोम उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा प्रोटीन बनने में अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मारास्मस नामक का रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन जो है गाजर में, उसके बाद फिर लाइकोपीन टमाटर में, और तथा विटामिन की बात कर लेते हैं तो ये चुकंदर में विटामिन नामक वर्णक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइटिन। काइटिन की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है कवक की। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में काम करता है और एल्फा नामक विष जो है कवक से बनता है। एल्फा नामक विष कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 होमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है? होमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमैटिन। हिमैटिन जो है होमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग से क्षमता में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? पित्त का पीएच मान क्या होता है? पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त का पीएच मान क्या होता है? 7.7। पित्त मतलब बाइल, पीले रंग के हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिनका पीएच मान क्या होता है? 7.7। बात कर लेते हैं पित्त में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो पित्त में पीले रंग का जो क्षारीय द्रव होता है उसमें जल की मात्रा 85% होता है तथा पित्तवर्णक जो है उसकी मात्रा 12% होती है। और जैसे कुछ जान लेते हैं पित्त का जो पक्वास्य में गिरना प्रत्यावर्ती क्रिया के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12 से 13 उम्र में जो है क्या कहलाता है? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनार्की कहलाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 का कह रहा है सीजोफ्रेनिया क्या है। सीजोफ्रेनिया क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मानसिक रोग जो है वो सीजोफ्रेनिया है, जो युवा वर्ग में होता है। युवा वर्ग सीजोफ्रेनिया जो मानसिक रोग है वो ज़्यादातर युवा वर्ग में ही देखने को मिलता है। ऐसा रोगी जो कल्पना को ही सत्य समझ लेता है उसे मानसिक रोग कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, वास्तविकता को नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये है इंग्लिश। कह रहा है अ ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन वुमेन इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोमनिस। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 57 क्या कह रहा है वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, ओमनिसेंट कहते हैं। मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका फैक्ट छूट गया था 56 का। जैसे अ ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व इन वुमेन इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा जैसे जो महिलाओं में आमतौर पर देखे जाने वाली कमी है जिनको क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा वुमनिस। 56 का डी, जनापन जिसको कहते हैं, जनानपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 58 क्या कह रहा है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड द एरर इफ एनी। कह रहा है कि सेंटेंस को पढ़िए और जो दिया हुआ है वाक्य उसमें आप एरर पहचानिए, मतलब वो त्रुटि पहचानिए। तो क्वेश्चन पढ़ते देखिए क्या कह रहा है ही रिटर्न्ड बैक फ्रॉम मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक फ्रॉम जो है बैक फ्रॉम वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ वापस होता है, रिटर्न और बैक। तो या फिर रिटर्न लिखेंगे या बैक फ्रॉम लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 59। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कह रहा है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है, वो पहचानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका है, नाउन का है, वर्ब का, एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है। तो इसका राइट आंसर, इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है अ डिस्परेट अटेम्प्ट, मतलब जिसका अर्थ क्या होता है निराशा या हताशा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, हताशा एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर डी, निराश होना, हताश होना, ये सब क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और बात कर लेते हैं नाउन। जैसे कोई नाम हो गया उसको नाउन कहते हैं, कोई काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं, और कोई वर्ब के साथ भी कुछ काम लग रहा है उसे एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लिखा है शट द डोर को पैसिव वॉइस में बदलना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेट द डोर बी शट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड को जो है चूज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रीड इज फिल इन द ब्लैंक्स बट लाइफ इज नॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का एंडलेस। 62 कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि एक वाक्य दिया हुआ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। लिखो तुमसे यह किसने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हु सेड दिस टू यू। हु सेड दिस टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा था प्रीपियड साइनोनिम ऑफ द वर्ड क्लीवर इज। कह रहा है साइनोनिम चुनना है, क्लीवर का साइनोनिम। तो इसका राइट आंसर, क्लीवर का मतलब क्या होता है, चालाक, चतुर, बुद्धिमान। तो एक एक करके ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। कनिंग का मतलब होता है चालाक, धूर्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा। कनिंग मतलब चालाक, धूर्त हो जाता है। क्लीवर का मतलब भी चालाक होता है।
देखिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग समझ लेते हैं। अगाइल, अगाइल का क्या हो जाएगा? अगाइल का हो जाता है जैसे अगाइल मतलब हो जाता है ये अकाल टाइप का कुछ अवस्था हीनित होना। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं जैसे जॉइंट, विशाल दानव, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। कह रहा राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 से संबंधित है, इसके दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। और अनुच्छेद बात कर लेते हैं 20 और 21 से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और 20 से 21 ये हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में ये बतलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 का अगर भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से जाइएगा, कनाडा के साथ, कनाडा से जो है ली गई है। कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियों को देने की व्यवस्था जो कनाडा से ली गई है, और ये जो 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं, जैसे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, 3 सूची में सम्मिलित नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 66। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। जब ब्रिटेन लंदन से ही जो है चुनाव के सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान जो है लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है? किसने कहा था नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव ने कहा था। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, इनका ये था। और डॉक्टर अंबेडकर का क्या कहना था? डॉक्टर अंबेडकर का कथन क्या था? नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है, ये भारत राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को है निर्धारित करेगा, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। केटी सा क्या कहते हैं? केटी सा के बारे में बात कर लेते हैं। केटी सा क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 68। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55। अनुच्छेद 55 से संबंधित है राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है, उसमें संभवतः पॉलिटी खत्म कर दिए हैं स्पीड में सर, और बिहार पुलिस का एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो एप्लीकेशन पे फ्री देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे कैसे देखना है उसका वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। 1968 में जो है रखा गया था पहला लोकपाल विधेयक। और भारत के जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग थे, सुधार आयोग जो था वो लोकपाल ही था, जो कि 1966 से लेकर 67 की सिफारिश पर जो है नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु ये लोकपाल का गठन किया गया था। तो ये कब रखा गया था? 1968। इसका जो डेट है वह 1966 से 70, 1966 से 70 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपातकालीन प्रावधान जो है 18 में है।
18 भाग। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो अभी तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। पहला कब किया गया था? अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। उस समय चीन द्वारा जो 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर जो हमला करने के कारण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नहीं, कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे दूसरा हुआ था क्या, कब? पहला तो हुआ था 1962 से जनवरी 1968 तक। दूसरा हुआ था दिसंबर 1971 से 1977 के बीच, जिसमें पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें भारत जो है विजयी हुआ था और पाकिस्तान से हर हमेशा विजयी होता है भारत, इतना भी लड़ झगड़ ले। उसके बाद तीसरा हुआ था 1975 से 1977 के बीच, आंतरिक अशांति के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली पंचायत का उद्घाटन किया गया था। ये 1959 में किया गया था। ये कब किया गया था? 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिकाओं शक्तियां निहित होती है, किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में जो है समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, लेकिन उसको यूज करते हैं सब प्रधानमंत्री जी, कर नहीं सकते राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? 73 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उदाहरण प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विभाग 5 में। ये सर अभी पढ़ा ही रहे हैं, बिहार पुलिस का क्लास जिसमें चल रहा है। भाग 5 में जो है कैग के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग आ जाता है। ये सब रीजनिंग आप लोग तो बना लीजिएगा, हम आंसर टिक लगा देते हैं। 74 का क्या हो जाएगा? 74 का हो जाएगा, बना रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 का हो जाएगा बी। 76 का हो जाएगा ए। 77 का हो जाएगा बी। उसके बाद 78 का हो जाएगा, 78 का क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा सी। ये कह रहा है दिए गए 4 विकल्पों में से विषम को छांटे। तो छैनी चिमटा आरा, छैनी चिमटा आरा जो क्या है, वो एक प्रकार का खास औजार है, और ये औजार जो है वो तीनों से संबंधित है। तो इसका ये बेमेल छट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में क्या कह रहा है? निम्न से प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें हैं। सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब? आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक निश्चित आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री से कम हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बात कर लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। इसके बाद क्या कह रहा है? रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा परमाणु बम का निर्माण किया गया था। ओपेनहीमर द्वारा क्या है? ओपेनहीमर के द्वारा क्या है? परमाणु बम का आविष्कार किया गया था, अमेरिका। 84 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है
जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति तथा परम ताप के बीच संबंध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं? किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिग्स बोसोन को जो है गॉड पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, धन किरणों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 86। धन किरणों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव नहीं डालती है, नहीं डालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें कुछ फैक्ट्स जैसे जान लेते हैं। धन जो कैनाल जिसे कहा जाता है, किरणों की खोज कब किया गया था और किसने किया था? तो 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगर बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम भारतीय गवर्नर का, तो सर भारत के स्वतंत्र प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। देशमुख जी थे जो वो प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट्स के, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो एल.के. झा थे। एल.के. झा जो थे जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 रुपये को हुई थी और उसमें उस टाइम 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। 88 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है राउफ लोकप्रिय नृत्य है। राउफ लोकप्रिय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से राउफ लोक नृत्य संबंधित है। बात कर लेते हैं कुछ और इसका फैक्ट, जैसे कि इसमें ग्रामीण स्त्रियों में जो 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी नृत्य होकर करती है एक दूसरे के गले में अपने बाहें डाल करके, उसको कहते हैं राउफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित होता। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगर बात कर लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सा देश से संबंधित है? तो जैसे रसिया हो गया समाजवादी। और अमेरिका की बात कर लेते हैं तो वो है क्या? पूंजीवादी। भारतीय अर्थव्यवस्था से अमेरिका, ये हो गया अमेरिका, समाजवादी से रसिया और भारत क्या है? मिश्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा। पर 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। जैसे 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अर्पित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए, और एक वर्ष के दौरान जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो SIDBI का मुख्यालय है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ जो है SIDBI का मुख्यालय है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 92 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 92, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ग्लास्टर। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1898 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। ये कोलकाता के अंतर्गत आता है, फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, किंतु यह क्या रहा था? असफल रहा था।
तो बात कर लेते हैं सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना जो है बम्बई में कापसाजी डावर के द्वारा खोला गया था। बम्बई में कापसाजी बम्बई में खोला गया था, जो क्या सफल रहा था। सफल की बात करें तो मुंबई, और अगर मान ली जाए पहली की बात करें जो सर्वप्रथम हुई थी वो आपको कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 93 कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1948 में की गई थी। बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति के समय। तो नीति की घोषणा जो 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94 मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हथकरघा के विकास। हथकरघा के विकास मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा के विकास से है। और यही बात कर लेते हैं सत्यम समिति तो वस्त्र नीति से संबंधित है। उसके बाद फिर लघु उद्योग जो आबिद हुसैन से समिति से है। महाजन समिति वो चीनी उद्योग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा था। भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 98 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99 दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला जो है सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 100 और इस टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉस एंजलिस। चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका पीडीएफ जो है जो पढ़े हैं इसका पीडीएफ जो है आपको मैथ वाला जो सॉल्यूशन किए हैं टेस्ट नंबर 12 उसमें एक नंबर दिया रहेगा वो आप जा करके देख लीजिएगा। उसमें आपको ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा वहाँ पे बताया जाएगा। आप वैसे कीजिएगा आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। चलिए आज का सॉल्यूशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 13 में। तब तक के लिए धन्यवाद।